जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी और मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। जी तो मैम। माई सेल्फ सबाल था, और बेसिकली मैं आई कोड गुरु की पुरानी मॉडरेटर हूँ। ठीक है, आई हैव बीन देयर ऑलमोस्ट 2020, जब आई कोड गुरु का इनिशिएट लिया गया था अगस्त में। तो आई थिंक आफ्टर 2 मंथ्स मैंने ज्वाइन कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कोड गुरु के साथ मेरी काफ़ी ओल्ड मेमोरीज भी हैं, और जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रही आई कोड गुरु के साथ। एज यू नो, दिस इज़ द लाइफ चेंजर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ओके, सो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। काफ़ी रिपोर्ट के सेशंस पहले हमने यहाँ पे रन किए हैं, लेकिन ये कुछ गैप्स के बाद दोबारा से हमने इसको कंटिन्यू किया है। ठीक है, सो कल हमारे साथ जो हमारे 3 मॉडरेटर्स और ट्रेनर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया कि हमने किस सिनेरियो से इस लीड कोड के सेशन को लेके चलना है, जिसमें हमने सारे पैटर्न्स को कवर करना है। ठीक है, और जिस पैटर्न को हमने टच किया था वो था स्लाइडिंग विंडो, इस वीक में जिसको हमने कवर करना था। और स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी आपको दिया गया कि बेसिकली उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस मेथडोलॉजी को हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो सो फॉर किसी का कोई बेसिक क्वेश्चन है, आई कैन गिव यू अ मिनट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। ठीक है, अगर कोई बेसिक क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन एक छोटा सा ये है कि डाटा स्ट्रक्चर की स्टडी और सॉरी थ्योरी स्टडी करनी है उनकी, या फिर जस्ट क्वेश्चन ही करने हैं? नहीं, डेटा स्ट्रक्चर्स हम बेसिकली नहीं टारगेट करें। हम इस सेशन में कोडिंग पैटर्न्स टारगेट करें। डेटा ओके। स्ट्रक्चर्स और कोडिंग पैटर्न्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जब आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो उसमें आपके वो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिसको आप लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट, एरे, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें फिर वो मजीद ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ एल्गोरिदम्स भी होते हैं। ठीक है, प्रिम्स, बेलमैन फोर्ड और इस तरह की ये जो सारी चीज़ें ना, ये बेसिकली होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इनको हमने बहुत दफ़ा कवर किया है हमारे जो बेसिक सेशंस हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी पाइथन का सेशन स्टार्ट होता है, हमेशा कुछ वीक्स के बाद पाइथन से हम फॉर्म से डेटा स्ट्रक्चर पे शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो सेशन है उसमें हम कोडिंग पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें डिफरेंट कोडिंग पैटर्न्स होते हैं, लाइक स्लाइडिंग विंडो हो गया, टू पॉइंटर्स अप्रोच हो गया। ठीक है, और मजीद ये लिस्ट आप लोगों के साथ सारी ये कंटेंट शेयर किया गया है। ठीक, तो हम इस चीज़ को टारगेट करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, और अभी तक वॉइस लो है। मैम सही है वॉइस आ रही। वॉइस ठीक है? अच्छा, आई थिंक मैं खुद भी थोड़ा स्लो बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, मैक्सिमम एवरेज सब एरर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जिस स्लाइडिंग विंडो को रीच करेंगे ना, वो हमारी है फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, हम फ्री साइज स्लाइडिंग विंडोज भी नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे। You are given an integer array nums consisting of n elements and an integer key. आपको गिवन डेटा में एक एरे दी गई है नम्स, और आपके पास एक इंटीजर है जिसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन गिवन constraints, like find a contiguous subarray whose length is equal to k that has the maximum average value and return this value. सो आपने बेसिकली क्या करना है, एक आपने लेंथ लेनी है अकॉर्डिंग टू द की। ठीक है, हम उसको विंडो का नेम देते हैं। हम एक विंडो लेंगे। ठीक है, और जिसकी लेंथ होगी के, सेशन रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, सर अमीर हमजा, आप प्लीज चैट को मॉनिटर करें। जी मैम मैं। वॉइस इज लो ऑन माय एंड। अच्छा मैम, वो वॉइस असल में ना आपकी आ रही है, लेकिन ना ऐसा लग रहा है जैसे आप माइक से थोड़ा सा पीछे हैं।
तो वो डेट्स वाइज इस तरह लग रहा है। कुछ अच्छा। लोगों ने जो लैपटॉप से ज्वाइन किया ना, उन्होंने हम्म। वॉइस मेरे ख्याल ज़्यादा तेज़ की हुई है, उनको फिजिबल लग रहा है, या जिन्होंने वो हैंड फ्री यूज़ की हुई है, तो अच्छा तो अदरवाइज बाकियों के लिए शायद मसला होगा। अच्छा तो अब बताइए, अब ठीक है। जी ठीक है, जिनको मसला वो बता दें, मुझे तो पहले भी ठीक ही थी। अच्छा सही, चलें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद जो हम कहते हैं ना, जस्ट गाइस बियर विद इट, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक विंडो लेनी है। विंडो का साइज हमारा जो है वो के पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और हमने उस विंडो के साइज को, हमने विंडो को स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। एनी आंसर विद कैलकुलेशन एरर लेस देन 10⁻⁻5 विल बी एक्सेप्टेड। तो ये 10⁻⁻5 का बेसिकली मकसद क्या है कि आपके पास ये वैल्यू इक्वल है 0.00001, ठीक है। या इतनी माइनर वैल्यू भी आपके पास एक्सेप्ट हो सकती है। वो कौन सी माइनर वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती है? जब आप अपनी के जो आपकी जो विंडो की लेंथ है, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल्स, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर होगा, इतना मिनिमम आंसर भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वो आपको सिर्फ एक लाइक लिमिट बताएगी, ठीक है। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास एक एरे है गिवन नम्स और आपके पास इंटीजर के। अब यहाँ पे आपके पास जो विंडो का साइज होगा वो होगा 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द के। सही है। तो जब हम फर्स्ट विंडो यहाँ पे बनाएंगे तो हमारी फर्स्ट विंडो कितने एलिमेंट्स की बनेगी? यहाँ पे 4 इंटीजर्स इसमें आएंगे, ठीक है। और इसी अगर विंडो को हम शिफ्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे जी? नेक्स्ट हमारी विंडो ये बनेगी, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन, ठीक है। अब कोई मेंबर बता मुझे यहाँ पे जस्ट आइडिया देगा, जैसे कल हमने डिस्कस किया कि हमारी विंडो मूव किस तरह करती है। क्या हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से दोबारा विंडो क्रिएट करते हैं? आई थिंक हम फोर यहाँ फोर पे का ना सम लेंगे। फर्स्ट वो 4 का तो सम लेंगे, लेकिन जहाँ पे हम ना जैसे कि फर्स्ट स्लाइडिंग विंडो है उसमें 1 होगा, 12 होगा, 5 और 6 होगा। देन जो सेकंड होगी उसमें हम 1 को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले को ऐड कर लेंगे। एग्जैक्टली, देन इसी तरह मूव कर लेंगे। इस तरह मूव कर लेंगे। और एक दफा हमें विंडो बनाने के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उस लूप का जो हम इंटीजर रखेंगे वो हमारा के होगा, ठीक है। और के साइज की हम एक विंडो बना लेंगे और उसके बाद फिर हम ऐसी लॉजिक यूज करेंगे कि वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रीवियस जो इंटीजर होगा उसको स्किप करेगा और नेक्स्ट इंटीजर को ऐड करेगा, ठीक है। अच्छा, लॉजिक बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, हमने क्या करना है, हमने अपने विंडो के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद हमें उनका एवरेज चाहिए कि बेसिकली मैक्सिमम एवरेज कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली 3 विंडोज बन रही हैं, तो कौन सी विंडो का जो एवरेज होगा वो ज्यादा होगा, मैक्सिमम एवरेज, ठीक है। और वो हमने इनको रिटर्न कर देना। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से क्विक मुझे आंसर दे कि इसकी क्या वैल्यू होगी। मैम 13 माइनस कर देंगे 11 और 2 बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई 4, ये 0.5। 2 ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट विंडो का हमारे पास क्या एवरेज आएगा? ये मैक्सिमम माइनस एवरेज। मैक्स मैक्स एवरेज। मैक्स एवरेज बेसिकली फर्स्ट विंडो का हमारा कितना है? मुझे आपने 0.5 4 पे डिवाइड पॉइंट, करना था। जी जी बिल्कुल, और 4 पे डिवाइड करना है तो वो आपके पास क्या होगा? 0.5, 0.5। ठीक है, हाफ। तो अब हम देखते हैं कि जी आपने इसका फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि नेक्स्ट माइट बी नेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट मूव करना है, ठीक है। प्रीवियस एलिमेंट को यहाँ से स्किप करना है, नेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करना है। तो अब आपकी विंडो यहाँ पे विंडो आपकी चेंज हो गई है, ठीक है। अब मुझे बताएं जी, इस विंडो का जो सम होगा वो कितना होगा? 51/4 आई थिंक। एग्जैक्टली exactly. तो 51/4 जब आप यहाँ पे इसका एवरेज लेंगे तो इस नेक्स्ट का एवरेज क्या बनता है? जी वो 12 बाई कुछ बन जाएगा, 12 पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट इक्वल करके इसको लिखते जाते हैं, ठीक है। 12 पॉइंट
दिस वन जो मेंशन किया भी हुआ है, ठीक है। तो अब जल्दी से मुझे थर्ड का बता दें। अच्छा, थर्ड का होगा 42, I think so. 54. 5-4, और ये मैक्स एवरेज है, राइट? सबने कैलकुलेटर खोली होगी अपने एंड पे। 10 पॉइंट समथिंग 10.2, राइट? या अच्छा चलो ठीक है। तो बेसिकली अब इन ये तीनों एवरेज हमने निकाली हैं, तीनों एवरेज में से हमें पता चल गया कि हमारा मैक्स एवरेज कौन सा है, और उस मैक्स एवरेज को हमने रिटर्न कर देना है। सिर्फ यही लॉजिक है इस क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, राइट? आपको लॉजिक समझ आ गई। अब कल किसी ने क्वेश्चन रेज किया था कि कंस्ट्रेंट समझ नहीं आते, ठीक है, और कंस्ट्रेंट जब समझ नहीं आते तो पता नहीं चलता कि बेसिकली ये इसका क्या इम्पैक्ट है क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सिर्फ ये मैं बता दूं कि आपका ये जो n है, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है हर उस एलिमेंट, हर उस इंटीजर को जो आपके नम्स में है, ठीक है, नम्स की अरे में है, और ये उसकी लेंथ बता रहा है, ठीक है। सेकेंड वन अगर हम देखें तो ये आपकी बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 लेस देन एंड इक्वल के आपका इंटीजर है जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लेस देन एंड इक्वल एन, ये n आपके पास बेसिकली लेंथ ऑफ नम्स है, ठीक है। लेस देन एंड इक्वल 10⁵, ठीक है। इट मीन्स कि ये आपके पास 1 लाख बनता है, सही है। तो यहाँ तक आप ये आपको लेंथ बता दी गई है कि 1 से लेके 1 लाख तक आपके जो है वो लेंथ हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट्स क्यों बताते हैं, बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, वो आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आप आइडिया लगा लें कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम बनाना है, ठीक है। आपके एल्गोरिदम कितना ऑप्टिमाइज होना चाहिए, आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाता है, ठीक है। और अगर सपोज दैट कि कंस्ट्रेंट्स में वैल्यू ही बहुत कम हो, ठीक है, लाइक -10 से +10 तक सिर्फ आपकी लिमिट हो नम्स की, ठीक है, और ऑपरेशंस की जो भी नंबर्स की लिमिट है -10 से +10 तक है, या फिर 1 से लेके 10,000 तक है, या 1000 तक है, तो आप जस्ट उतना माइनर सा एक एल्गोरिदम का लॉजिक आप उसमें यूज करेंगे, ठीक है, और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जी जी, क्वेश्चन कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है। काइंडली एक दफ़ा क्विक रिवीजन करवा देंगे क्वेश्चन की। जी ठीक है, अभी हम क्विक रिवीजन करवाते हैं, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। और ये जो लास्ट वन है, ठीक है, लास्ट वन आपको बता रहा है कि जो आपका आंसर बेसिकली आएगा, जो आपके नम्स के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कहाँ से, -10⁴, इट मीन्स के -10,000 से +10,000 के दरमियान दरमियान आपके ये नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रेंट जो है वो हमें बताते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कितना स्ट्रांग होना चाहिए। और अब ये कंस्ट्रेंट देके हमें लग रहा है कि हमारा एल्गोरिदम स्ट्रांग होना चाहिए, इट मीन्स हमारा एल्गोरिदम लीनियर होना चाहिए, ऑफ n में होना चाहिए, या फिर ऑफ n log n में होना चाहिए, ठीक है। सो लीनियर विल बी द बेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन और एग्जांपल हमने देख लिया है। कोई पर्सन इसकी जल्दी से क्विक रिवीजन करवा दे, हमने अभी क्या डिस्कस किया है। जी मैम मैं रिव्यूज से discuss कर- पहले, सॉरी सर आप कर लें, फिर मैं क्वेश्चन था एक। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रिक्वेस्ट चाहिए थी, अगर आप पॉसिबल है तो इसको डार्क मोड में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। मैं यहाँ सेटिंग से करती थी, इधर ही ऑप्शन है। मैम ये जो प्रोफाइल आपकी पिक्चर आ रही है, बैक करें, ओके। इस पे क्लिक करें, ये अपीयरेंस, क्लासिक मोड अपीयरेंस, अच्छा ठीक है, अपीयरेंस। ठीक है। जी मैम थैंक यू सो मच। अच्छा बेसिकली हमारे पास एक नम्स नाम की एरे है, और उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास एक k नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर भी इंटीजर स्टोर है। हमने क्या करना है कि फाइंड अ कॉन्टिग्युअस एरे हुज लेंथ इज इक्वल टू k। हम इस तरह से हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर डिफाइन होंगे उस हिसाब से हम अपनी जो गिवन एरे है उसके अंदर से पार्ट्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। आफ्टर दैट उसमें क्या होगा कि हमने मैक्सिमम जो एवरेज है सब एरे की वो हमने फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हम किस तरह से एवरेज कैलकुलेट करेंगे, हम जो हमारे पास के की लेंथ है
उस हिसाब से अपने सब एरे क्रिएट करते जाएंगे, उसका सम कैलकुलेट करेंगे। देन फिर हम नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि हमारे पास के अंदर प्रेजेंट है उससे डिवाइड करके हमारे पास वो मैक्सिमम एवरेज कैलकुलेट होता जाएगा। फिर इसके अंदर से हम देखेंगे कि जौन सा हमारे पास मैक्सिमम है वो हम रिटर्न करवा दें। सर आई होप क्लियर है आपको। यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं जी, कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये क्या किया जी, हमने एक्सक्यूज मी, ये जो कॉन्टिजियस सब अरे है, ये क्या चीज है? कॉन्टिगियस सब एरे का मतलब होता है, अच्छा ठीक है, एक आपके पास एरे है, ठीक है, जब आप उसमें से कोई शॉर्ट एरे उसमें से आप सेपरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब एरे। और कॉन्टिगियस का मतलब होता है बिल्कुल सीक्वेंस है, आप उसमें कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते। ठीक होगा। ठीक है, लाइक ऐसे नहीं कर सकते आपके, आप 2 एलिमेंट्स यहाँ से ले लें फिर आप नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स कंसीडर कर लें, आप कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली कॉन्टिगियस सब एरे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे लेंथ स्टोर कर ली n में, ठीक है, और हमें एक वेरिएबल चाहिए करंट सम के नेम से जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, जब भी उस क्वेश्चन के आप बैक सब्स्टिट्यूशन करें मैडम किसी भी काइंडली लाइन अगर पे। ये विंडो का अगर जूम इन कर ले तो विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोड जूम इन करो, अब ठीक है, जी बिल्कुल। ओके थैंक यू। परफेक्ट, कोई बात नहीं। ओके, सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन या कोई कोड, आप नोटिस कीजिएगा कि हमेशा आप बेस कंडीशन पहले बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेस कंडीशन होती है, आप बेस कंडीशन में क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारी बेस कंडीशन क्या है, हम अपने विंडो जो है उसको क्रिएट करें। ठीक है, और नेक्स्ट लूप में फिर हम काम करेंगे जो भी हमने इस पे लॉजिक इंप्लीमेंट करनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं किस पे जी, के साइज पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, करंट सम के नेम से जो हमारा वेरिएबल था उसमें हम नम्स ऑफ आई को 1 बाय 1 ऐड करें। ठीक है, तो नम्स ऑफ आई बेसिकली हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट में हमारा आई क्या है, 0। ठीक है, और जो नम्स ऑफ आई होगा वो क्या होगा, 1। ठीक है, और सेकंड में क्या होगा जी, यहाँ पे मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ, सेकंड में आपका एलिमेंट आएगा जी 12, थर्ड में आपका एलिमेंट आएगा -5 एंड फोर्थ में आपका एलिमेंट आएगा -6। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपके एलिमेंट यहाँ पे जो है वो लूप से हर आइट्रेशन में लेता जाएगा और करंट सम इसमें आपके एलिमेंट्स को ऐड करता जाएगा। ठीक है, नम्स ऑफ आई, सही है। और यहाँ पे अब हम क्या फाइंड करें हैं, हम नेक्स्ट एवरेज फाइंड करें हैं। नेक्स्ट एवरेज में हमने यूज किया है किसको जी, करंट सम को, और हमने इसका जो है वो एवरेज हमने इसकी फाइंड करनी है करंट सम की के नंबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लें कि हमने फर्स्ट अपनी विंडो बना ली, विंडो को हमने डिवाइड कर दिया के पे और हमें फर्स्ट विंडो की वैल्यू मिल गई। ठीक है, बट यहाँ पे स्टोरी अभी एंड नहीं हुई। ठीक है, हमें एक और फॉर लूप बनानी है, तो मैं उस फॉर लूप को जल्दी से टाइप कर देती हूँ। तो जिनको क्वेश्चन समझ आ गया, ऑब्वियसली कोड बहुत इजी है, उनको साथ साथ कोड भी समझ आ रहा होगा। Am I just right? आपने अब यहाँ पे क्या करना है, आपने नेक्स्ट फॉर लूप बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर लूप आपने चलाई है, के से आप स्टार्ट करे हैं, एन तक आप जा रहे हैं, एन बेसिकली द लेंथ ऑफ नम्स, और आपको पता था कि आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ नम 6 है, ये लेंथ ऑफ नम 7 है, तो आपका ये के 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 to 7 या 4 to 6। ठीक है, आपने फर्स्ट जो आपके 4 एलिमेंट थे आपने उनको स्किप कर दिया। तो आप अब करंट सम में क्या ऐड कर रहे हैं, आप नम्स ऑफ आई की जो बाकी वैल्यूज है आप उसको 1 बाय 1 ऐड करें। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट जो वैल्यू है आपने उसको तो ऐड कर लिया, यहाँ पे मैं आपको एरे शो करवाती हूँ। ठीक है, ये आपकी एरे है। ठीक है, आपने इस एरे में नेक्स्ट वैल्यू को ऐड तो कर लिया, लेकिन अब आपने इसमें प्रीवियस जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है आपने उसको स्किप भी करना है। ठीक है, तो उसको स्किप करने के लिए आपने जस्ट यही चीज को नेगेटिव में यूज करना है। ठीक है, जो आपका करंट सम है इसमें आपने क्या करना है, नम्स ऑफ आई माइनस
ठीक है। आपका बेसिकली यहाँ पे इस लूप में आई क्या है, आपका 4 है, क्योंकि आपका लूप स्टार्ट हो रहा है 4 से, ठीक है, और आपका लूप लेंथ ऑफ n तक एंड हो रहा है, ठीक है। सो 4 - 4 विल बी 0, सो नम्स ऑफ 0 विल बी 1। तो आप यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को इस तरह स्किप करेंगे। यहाँ तक समझ आइए तो मुझे बता दें। उसके जी बाद मैम। हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं एवरेज, ठीक है, और एवरेज में हमने क्या किया जी, करंट सम ओवर इसके साथ साथ हम इसको डिवाइड कर देते हैं के पे, ठीक है। और अब लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, मैक्स एवरेज को हमने इसमें अपडेट करना है, ठीक है। कोई पर्सन बताएगा कि जो हमारे पास मैक्स फंक्शन होता है, ये बेसिकली मेथड भी इसको बोलते हैं, इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं? मैम 2 पैरामीटर्स। 2। एक तो वो पैरामीटर इटसेल्फ लेता है, और एक सेकंड पैरामीटर जो होता है वो कंपैरिजन वाला पैरामीटर होता है, जिसके साथ उसने कंपैरिजन करना होता है। तो जो भी वैल्यू मैक्स होती है उसने वही वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर लेनी है, ठीक है। एक तो हमने मैक्स एवरेज का पैरामीटर ले लिया, और सेकंड वन हमने एवरेज, जिसमें हम ईच विंडो का स्टेप बाय स्टेप जो है वो एवरेज फाइंड करें। तो बस लास्ट में आपकी यहाँ पे बिल्कुल गेम खत्म हो गई। आपने जो भी आपको मैक्स एवरेज मिली है, आपने उस विंडो की मैक्स एवरेज को जस्ट रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। हम इस क्वेश्चन को रन कर देते हैं। क्वेश्चन आपका एक्सेप्टेड है, ठीक है, और इसको आप अपने एंड पे भी सबमिट कर सकते हैं जी। उस्मा प्लीज क्वेश्चन करें। मैम मुझे पूछना है कि कल जिस तरह सर ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो स्लाइडिंग विंडो में हम 2-2 का पेयर या 3-3 का पेयर लेते हैं, तो ये आपने जो लिया है 112 -5, इसको किस तरीके से लिया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। जी बिल्कुल, मैंने इस और आप कह रही हैं स्किप भी नहीं करना है, तो ये 2 का पेयर मैं बनाया है कि 3 का? मैं बोल रही हूँ कि इसको स्किप नहीं करना। मुझे जस्ट एक दफा प्लीज ये डिस्क्रिप्शन आप लाउड रीड कर लें इस सेशन में। You are given an integer array, nums consists of n element and n integers k. Find क्या? a contiguous subarray whose length is equals to k, that has the maximum average value, and return this value. Any answer with a calculation error less than 10:5 and will be accepted. तो आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि आपके पास एक नम्स के नेम से अरे है, ठीक है, और जो कि n एलिमेंट्स कंसिस्ट कर रही है, ठीक है, और आपके पास एक इंटीजर है k, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, वो बोल रहे हैं फाइंड अ कॉन्टिग्यूअस सब एरे। कॉन्टिग्यूअस सब एरे का मतलब होता है कि आप उस सब एरे में से कोई एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। आप उस एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप मूव तो कर सकते हैं, बस बट आप उसमें से एलिमेंट को उसकी सीक्वेंस में से एलिमेंट्स को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। हुज लेंथ इज इक्वल टू के। अब आप मुझे बताइए, जो मैं यहाँ पे विंडो बनाऊं, ठीक है, जो मैं सब एरे बनाऊं, ठीक है, उसकी लेंथ किसकी इक्वल हो? 4 के के। या 4, ठीक है। दैट हैज द मैक्सिमम एवरेज वैल्यू। अब बेसिकली वो जो आपने विंडो ले ली है ना, जो भी आपकी सब एरे है, ठीक है, आपने उसकी मैम मैक्सिमम ये जो एवरेज 4 है वैल्यू ये फाइंड डिफाइन है आउट। ऊपर, इसमें जो इंटीजर के लिखा हुआ है, आपने इसको k इज इक्वल्स टू 4 कैसे सपोज किया? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, बेसिकली क्वेश्चन में गिवन, ये गिवन डेटा है, हमने जस्ट इसके साथ प्ले करना है। जी जी, किसी और का भी क्वेश्चन है? फहाद, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये आप इसको ड्राई रन कर सकती हैं पाइथन ट्यूटर पे? बिल्कुल, जी इसको हम थैंक यू।
देते। मुझे एक दफ़ा उनके क्वेश्चन का आंसर देने थे। मैं उनको बता रही थी कि के जो है आपका इंटीजर है जो कि गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और इस क्वेश्चन की गेम बेसिकली ये है कि आपने जो भी विंडो बनानी है, जो भी आपने सब एरे लेनी है, उसका साइज के पे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। उसका साइज के पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। और इट मीन्स कि आपकी जो सब एरे होगी, जो भी आपकी विंडो होगी, उसकी लेंथ होगी 4। अब आपने इस मैम यही क्वेश्चन पूछ में रही हूँ कि ये जितनी 4 कैसे डिफाइन है ऊपर की लाइन में सवाल में? कैसे डिफाइन मैम है? ये ऑलरेडी ये गिवन डिफाइन दिया करके है। वो दिया उन्होंने। नहीं तो 4 कहीं मेंशन तो नहीं है कि फाइंड अ कॉन्टिग्यूअस सबअरे हुज लेंथ इज इक्वल्स टू के। ये सिर्फ मैम आप इस यहाँ पे केस के लिए एग्जाम्पल 4 है। 2 को ये भी देखे ना साथ, जिस तरह एग्जाम्पल, से के की वैल्यू यहाँ पे 1 है। यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, इसलिए इस एग्जाम्पल में के की वैल्यू 4 थी, ठीक है। आप यहाँ पे विंडो का साइज चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे तो आप देखिए के की वैल्यू डिफरेंट है नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैडम एक क्वेश्चन ये है कि ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरह पहले से इनपुट वगैरह सारी चीजें गिवन होंगी, फिर उसके बाद वो बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन होगी। ओके मैडम, ठीक है। ये मैडम ये मेरे पहले ख्याल हम में पूछे। हम ऐसा करते हैं, हम टेस्ट जी केस चेंज कर लेते हैं मैडम उजमा के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम टेस्ट ये केस और को ये चेंज कर नम्स लेते नम्स का जो मैडम ये वेरिएबल आपने जो वैल्यूज ये भी पहले से गिवन होंगे कि ये वैल्यूज हैं और ये k इज इक्वल टू 4 है, तो फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बाद में आएगी ना मैडम, इस तरह है अगर मैं ठीक हूँ तो। हैं। सॉरी, दोबारा बताइएगा। मैडम ये जो आपने मैम लिखा ये है न, कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है। देखिए नम्स में आपने लिखा हुआ है ऐसा जो 5 डिजिट्स, जो कुछ माइनस में है कुछ प्लस में है, फिर k इज हम्म, इक्वल टू 4 आ गया। ये पहले आएगा, फिर बाद में इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई जो ऊपर आपने डाली हुई है, नहीं कोई और सीन है इसकी पीछे जी? सर पहले honestly, डिस्क्रिप्शन अभी होगी आपका क्वेश्चन क्वेश्चन की। समझ नहीं आया। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं अब बेसिकली, इसको अगर आप अपने एंड पे भी देखें ना तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नम्स की आप वैल्यू कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है हमारे पास। पहले डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर हमें बताया गया है कि एक नम्स नाम की अरे है, और इसी तरह हमने जो सब एरे लेनी है वो दैट इज इक्वल टू के होगी। तो यहाँ पे आप जो मर्जी नम्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और के की वैल्यू अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। नम्स की जो वैल्यू है और k की जो वैल्यू है ये प्री डिफाइन होगी? ये प्रीडिफाइन नहीं होती, ठीक है। ये आप इसको रीशेप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपके पास यहाँ पे इनपुट है, मैं आपके लिए टेस्ट केस को चेंज कर देती हूँ, ठीक है। आप इनपुट अपने अकॉर्डिंग मुझे एरे लिखवाइए। यहाँ पे आप कौन सी एरे लिखवाना चाह रहे हैं? मैं आपके लिए यहाँ पे एरे बिल्कुल चेंज कर देती हूँ। ठीक आप है। मतलब ये है मैडम कि मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये हम्म। एरे हम बनाएंगे ये हमें गिवन होगी या हम खुद से ही करेंगे? नहीं, हाँ यहाँ पे यही मेरा क्वेश्चन है बेसिकली। जी जी। ये अकॉर्डिंग टू द अदर क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे हमारा डेटा हमें गिवन है, ठीक है। जो यहाँ पे टेस्ट केस हमें गिवन है, हम उन टेस्ट केस पे इसको सॉल्व करें, ठीक है। आप इस मैम एक्स्ट्रा टेस्ट केस भी ले सकते हैं। जी बस जी। मैडम मैं यही पूछ रहा हूँ कि जिस तरह मैथमेटिक्स में हमें क्वेश्चन गिवन होता है फिर हम उसको एक एक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन की तरह हमें गिवन होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह की बात। ये अगर ये बात ठीक है तो आप बताएं कि मैं यस ठीक हूँ यस या? यू आर राइट सर, यू आर राइट। इस तरह ही है, एक बस। जनरल फार्मूला सेट किया है और जी ये तो जी जी। एग्जांपल वैसे डिस्कस की थी, उसके अंदर फिट गई थी। अब और इसमें हमने हम इस कोई भी एग्जाम्पल में, वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बस जी जी हमें वो बिल्कुल। स्किप स्किप वाला जो पॉइंट है उसको फोकस रखना है कि स्किप नहीं करना है। बिल्कुल, क्योंकि वह अब हम यहाँ के पे की आपको वैल्यू 4 ले लें, के की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस। 1 ले लें, 2 ले लें, उससे आपके फर्क नहीं पड़ता। मैडम आपका मतलब ये है कि हमें रियल वर्ल्ड में इसी तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे कि या 3 होगा या 2 होगा या 5 होगा या 6 होगा, फिर हम इसको इस तरह ही हल करेंगे, ये ठीक है मैडम इस तरह? एग्जैक्टली। ओके थैंक यू। हाँ अब क्लियर है, थैंक ठीक है, मैम और आप उसके बाद सबमिशन में जाके ना आप जो से दूसरे टेस्ट केसेस हैं वो भी दिखा दें। ठीक है, मैं शो करवा देती हूँ। तो इस तरह से ना ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि पीछे बैकएंड पे काफी टेस्ट केसेस होते हैं। अच्छा, ये हमने सबमिट कर दिया है, ठीक है। और मजीद टेस्ट वो देखे ना केसेस, 127 टेस्ट केसेस पास किए हैं इस कोड ने। ठीक है। एक्सेप्टेड 127 बाय 127, दिस वन।
अच्छा, इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं? कैन वी सी द टेस्ट केसेस? साइड में नीचे, इनपुट के नीचे मैम ये ऊपर सोल्यूशन भी लिखा हुआ है ना, उसमें जाके देख सकते हैं। यस, उसमें से कोई भी एक एग्जांपल क्लिक कर लें। नहीं, ये बेसिकली आई ये थिंक तो मैम होगी नहीं नहीं, सबमिशंस solution की। सबमिशंस में होगा टेस्ट सबमिशन केसेस। टैब में जाए मैम, अच्छा, सही है। वहीं से चले जाए ऊपर से। जी मैम, यहाँ हाँ, से। एक्सेप्टेड, हाँ। और इसको हमने ओपन कर लिया, सेम चीज है जो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है ना। मैम ऊपर पे जो ग्रीन है ना हाईलाइट हुआ, उस पे क्लिक करें, टू टू वाले पे। ठीक है, अब ये भी ओपन हो गया। मैम ऐसा करें कि ना, एक दफ़ा आप वो जो एक्सेप्टेड या जहाँ टेस्ट केस लिखे ना, वहाँ पे कहीं क्लिक करें। ये यहीं कहीं से ओपन होते हैं। नीचे दरमियान में तो ये देखें आपसे टेस्ट कहीं। केसेस ये ना ये क्लिकेबल नहीं है। एडिटोरियल पे चलिए इधर चले जाते। अनलॉक टू सब्सक्राइब सॉल्यूशन, तो खैर सॉल्यूशन ही देगा। वो मुझे भी भूल गया, काइंडली अगर किसी को कंफर्म बता दे, इस टाइम काफी वेस्ट हो रहा है। रिजल्ट टेस्ट केस, ये तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन वाले ही है, राइट? जी मैम, ये टेस्ट केसेस हमें कंप्लीट नहीं दिख सकते इसमें। सिर्फ जो टेस्ट केसेस दिखते हैं इसमें वो सैम्पल टेस्ट केसेस हैं। इसके अलावा वो है जो फेल टेस्ट केस होते हैं ना हमारे पास, वो आ जाते हैं यहाँ पे, कि हाँ जिस टेस्ट बिल्कुल। केस पे हमारा कोड फेल हो रहा होता है। जी बिल्कुल सर, आपने पॉइंट नोट किया। मुझे वो जितने जब हमारा कोड ना चले ना, तो फिर वो मेरे जितने अगर कुछ टेस्ट के दे, इतने इसने कर दिया, अब इतने रह गए हैं। वो वाले तो बिल्कुल शो सर। हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, उसको रेड करके वो तो शो कर देता है। ये एक्सेप्टेड का कोई पर्सन बता रहा था कि ये एक्सेप्टेड जो होते हैं उनको भी हम ओपन कर सकते हैं। तो अगर उनको ये कोई स्ट्रेटजी पता है तो हम ओपन कर लेते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम, सर इसका क्वेश्चन कोड एक बार जो है ना दोबारा से पढ़ दीजिएगा, बस ऐसे ही लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन जैसे हमने, हाँ, ये जो हमने कोड, आपने कोड यहाँ पे लिखा है ना, हम्म। एवरेज, उसके बाद ये जो करंट सम है 0, इससे लेके नीचे तक जरा बस थोड़ा सा डिफाइन कर लें। अच्छा ठीक है, हम कोड को ही अगेन ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैम सबसे पहले हम मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस हम्म कोड का। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि हम एन में पहले लेंथ ले लेते हैं पूरी एरे की, उसके बाद करंट सम 0 होता है। फिर हम एक फॉर लूप चला रहे हैं जिसमें हम करंट सम को प्लस करेंगे, और उसको हम जितनी के की वैल्यू है ना, उतनी उतनी स्लाइड की, उतनी विंडो की हम सम को कैलकुलेट कर लेंगे। पहले अभी के की वैल्यू फर्स्ट केस में 4 है, तो हम टॉप 4 शुरू की जो 4 वैल्यूज है उनका सम जमा कर लेंगे करंट सम में, तो उसका एवरेज निकाल लेंगे। उसके बाद हम दूसरा फॉर लूप चला रहे हैं, तो करंट सम में अब 0 नहीं है, अब पहले से कुछ वैल्यू है। अब वो करंट सम में प्लस होगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी, और पिछली वाली माइनस हो जाएगी, जो हमारी पॉइंटर शुरू वाला जो था 0 पॉइंटर पे। अब वो आगे बढ़ेगा क्योंकि आई है, आई 0 से स्टार्ट हुआ है, वो के से स्टार्ट हुआ है, तो के से स्टार्ट हुआ है, तो अब वो हमने आगे से लूप को स्टार्ट किया है, हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा एवरेज भी निकलता रहेगा, और जो मैक्सिमम एवरेज होगा वो आखिर में स्टोर होकर रिटर्न हो जाएगा। यस मैम, क्लियर हुआ आपको मैम कुछ पॉइंट्स? मैडम उस्मा बताइएगा, आपको जी क्लियर हुआ? जी 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 जी, ये ऊपर वाला ये जो कोड आपने तो आई clear- जी, जी बोले आप सर, आप बोले। ये ऊपर वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन जो फार आई इन द रेंज के और एन करंट सम, इस चीज की अभी क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं मिली। चलिए ये इसको मैं अगेन बता देती हूँ। बेसिकली हमने ऊपर वाले पार्ट में क्या किया है, उसमें हमने जस्ट अपनी जो विंडो है उसके एलिमेंट्स को हमने ऐड किया है और उसका मैक्स सम निकाला है, ठीक है। अभी इस लूप में सिर्फ आपको आपकी जो विंडो साइज है, ठीक है, इसका आपको सम मिला है, ठीक है, और आपने इसका मैक्सिमम एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अब आपने ये नेक्स्ट जो आपकी रिमेनिंग वैल्यूज हैं आपकी अरे में, यहाँ पे तो 2 वैल्यूज हैं, माइट भी कुछ एरेज आपकी जो हो जिसकी लेंथ 20 हो, 30 हो, 40 हो, ठीक है। आपकी जो बाकी जो वैल्यूज होंगी उन पे आपने क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, ठीक है।
ये जो सेकंड फॉर लूप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका के से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एन तक जा रहा है। सो बेसिकली ये स्टार्ट के से हो रहा है, के इज इक्वल्स टू 4 फॉर अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। दिस इज नॉट द प्री डिफाइंड थिंग, ठीक है, हम इसको अपने एग्जांपल्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है के से, तो मैम के आपका 4 का मतलब हुआ -6 तक जा रहे हैं ना। ठीक है। सो यहाँ से अब आपका अगेन स्टार्ट हो रहा है, -6 से स्टार्ट हो रहा है, या ये लेंथ ऑफ नम्स तक जाएगा, ये लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, ठीक है। जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, करंट सम में आपने अपने नेक्स्ट नम्स ऑफ आई को ऐड करना है। नम्स ऑफ आई इट मींस नम्स ऑफ 4, ठीक है। नम्स ऑफ 4 में आपके पास इस टाइम कौन सी वैल्यू है, 0 1 2 3 4, आपके फोर्थ इंडेक्स पे 50 पड़ा हुआ। आप समझ रहे यानी हो कि मेरी बात? यस, यानी कि सिंपल इसमें हम यही करेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर लेंगे और जो हम्म हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा इंडेक्स 0 पे हम उसको रिमूव कर देंगे, करंट और माइनस इज ये गोइंग। जो फर्स्ट एलिमेंट और रिमूव करने का कोड है वो ये इस लाइन में है। बस एक मिनट थोड़ा सा गौर से सुने। यहाँ पे जो आपका बेसिकली करंट सम है, आप उसमें क्या करें, आप उसमें सब्ट्रैक्ट करें हैं नम्स ऑफ आई माइनस के। तो इस फॉर लूप में आपका आई क्या है, आपका आई जो है वो 4 है, ठीक है, क्योंकि आपका लूप 4 से स्टार्ट हो रहा है, के से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जो आई है वो 4 है, 4 माइनस 4 दैट विल बी 0। सो नम्स ऑफ 0 विल बी दिस 1, ठीक है। तो आपने ये 1 यहाँ से करंट सम से स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है। जी यहाँ इन दो लाइंस में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बस क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने एवरेज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आप पहले एवरेज फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद आप मैक्स फाइंड करें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कंपैरिजन होंगे। इस लूप में तो आपके पास सिर्फ एक ही कंपैरिजन था आपके विंडो साइज का, ठीक है। आपके पास सेकेंड लूप में डिफरेंट कंपैरिजन होंगे। पहले आपकी लूप जो है वो विंडो की लेंथ इतनी होगी, ठीक है, नेक्स्ट आपकी विंडो की लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट कंपैरिजन होंगे। आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, आप एवरेज ले रहे हैं करंट सम की, ठीक है, उसको आप डिवाइड करें हैं के पे, ठीक है, और आपको जो भी एवरेज मिल रही है आप उसको मैक्स में अपडेट करें, ठीक है। तो मैक्स के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक इटसेल्फ मैक्स एवरेज होता है, और एक सेकंड एलिमेंट जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है जिसके साथ आप कंपैरिजन करें, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा आप उसको हमेशा अपडेट करते होते हैं मैक्स एवरेज में, और लास्ट में जो भी आपका मैक्स एवरेज होगा वो आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये कोड था। और ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये कोड मुझे ऐसे को 5-10 मिनट में समझ आ गया था। आई डोंट नो इतने क्वेश्चंस क्यों राइज हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मैम मेरा नो मैम, क्वेश्चन है, अगला कैन आई कर लें आस्क? क्वेश्चन। क्या बता रही हैं, क्वेश्चन है? जी मैं पूछ लूं? व्हाई नॉट। ओके आपने थोड़ी देर पहले एक बात मेंशन की थी कि कंस्ट्रेंट्स को देख के यू अंडरस्टैंड कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी। तो कैन यू एक्सप्लेन दैट कि कंस्ट्रेंट से ये चीज़ आपको कैसे समझ आई? मुझे कंस्ट्रेंट से ये, अच्छा कंस्ट्रेंट से ये चीज कैसे समझ आएगी। बेसिकली यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ ना, कंपैरिजन 1 से लेके ये 1 लाख तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल जो इंटीजर आप यूज करें ना, जिसमें आपने लेंथ स्टोर कर पाई है, वो आपका जस्ट n है, ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ना अभी एल्गोरिदम सेट करना है, ठीक है। आपका एल्गोरिदम बताता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी किस जो है वो रूट पे जा रही है, ठीक है। अब जिस यहाँ पे जो एल्गोरिदम मैंने यूज किया ना, ठीक है, अब वो एल्गोरिदम मुझे बताएगा कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो हमेशा सबसे पहले जब हम ये प्रोसेस, इस बेसिकली इस प्रोसेस को बैक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता। बैक सब्स्टिट्यूशन होता है कि आप हर एक एक लाइन की आप कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, हर एक एक लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी मिल के आपको ओवरऑल जो कोड होता है ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताती है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट फॉर लूप है ना यहाँ पे, वो आपका लीनियर में चल रहा है। लीनियर किस तरह है, आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 0 से इस लूप को, और आप लेंथ ऑफ k तक जा रहे हैं,
ठीक है। आपने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, और आप कहाँ तक जा रहे हैं, आप के तक आपने इस लूप में आइटरेट किया और आपने यहाँ से सम निकाला, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये लूप जो है वो O ऑफ n में जा रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे k टाइम्स अपने लूप को रन किया, ठीक है। और जब हम आपके यहाँ पे सेकंड पे आते हैं, इधर हम ऐड भी कर देते हैं साथ साथ। आपके फर्स्ट लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी आपकी ऑफ n, ठीक है। अब आप सेकंड लूप में आते हैं जी। सेकंड लूप आपका स्टार्ट हो रहा है k से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये भी n तक जा रहा है, ठीक है। इट मींस ये अपने बिल्कुल जो भी आपने इसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया वहां से स्टार्ट हो रहा है और ये n तक जा रहा है, और ये रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उसको ये ट्रीट कर रहा है, ठीक है। और ये भी लीनियर टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आपका ऑफ n है, ठीक है। सो ऑफ n प्लस ऑफ n दैट विल बी, जी जी मैम ये सेकंड फॉर लूप आई थिंक ऑफ 1 में नहीं चल रही। नहीं, आपको नहीं पता ना कि आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हैं। माइट भी के आपकी जो एरे है उसकी लेंथ आपकी 50 या 100 या 200 या 500 तक हो, क्योंकि उसने लेंथ तो आपकी बेसिकली 1 लाख तक दी है ना, 10⁻⁵ तक दी है ना उसने लेंथ आपको, ठीक है, कि आपकी इतनी जो है वो नम्स की लेंथ जो है वो जा सकती है, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि आपके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। आपके जिस नंबर ऑफ ऑपरेशन पे आप हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन आपके n है। तो जहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशन n हो अकॉर्डिंग टू द लूप, कि आपने जितनी लूप को लेंथ दी हो ना, जो भी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट हो और जो भी लूप का एंड पॉइंट हो, ठीक है, वहां तक आपके जो सारे नंबर ऑफ ऑपरेशन n में जब जाए तो आपका वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी लीनियर होती है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वन है ये भी आपकी ऑफ n में, ठीक है। मैम ये सिर्फ n-k तक जा रही है। ये सेकंड वाली आपकी, जी मैम n-k तक जाएगी ये मैक्सिमम। और ये सर जो आपकी, अगर आप n अगर माइनस की भी करते हैं, सर अगर n जो है वो 50 होगा तो देन इसको फिर कितनी आइट्रेशंस चलनी पड़ेंगी आप? ऑलमोस्ट 46। यस मैम, तो इसलिए मैम ये ऑफ n ही ये रहेगा। रहेगी तो कांस्टेंट ना हर दफा n-k से आगे नहीं ना जाएगी। सर सर मैं नहीं, जी जी सर बता दें आप। सर असल में ऐसा है कि ये देखें, कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं, वो जो असल सवाल है वो उसको समझते हैं। ये पहले ये देखें कि ये जो n और k है ना, k क्या है। अब k जो है वो इक्वल टू, इन द वर्स्ट केस हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इन द वर्स्ट केस k की लेंथ जो है ना वो n के बराबर हो सकती है। ये कंस्ट्रेंट्स की ना दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि k इज लेस देन इक्वल टू n। तो पहली बात तो ये है कि k n के इक्वल भी हो सकता है, कि जितना n है, अगर 1 बिलियन की एरे है और उसमें n जो है वो 1 बिलियन एलिमेंट्स हैं, तो k की जो विंडो साइज है ना वो भी 1 बिलियन हो सकती है। तो इसका मतलब है वो एक ही विंडो बनेगी 1 बिलियन एलिमेंट्स की। अच्छा वो, अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ कि 1 बिलियन है, लेकिन वो मैक्सिमम जो है वो, और n कितना मैक्सिमम है, k इज इक्वल टू लेस देन n। तो मैं बिलफर्ज कह लेता हूँ कि k इक्वल है n के, और फिर ये दोनों इक्वल हैं 10⁻⁵। 10 के आगे 5 जीरो लगा दें, तो ये इस नंबर के इक्वल है। तो अब अगर वो उसके इक्वल है तो फिर ये O ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इन द वर्स्ट केस में। अच्छा, लेकिन अगर ये इससे कम है, अगर n और k बराबर नहीं है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। फिर हम ये कह लेंगे कि ठीक है, वो एक फिक्स नंबर है, कि जो वो कांस्टेंट है और वो उतना ही चलेगा, वो चाहे वो नंबर 100 हो, 1 हो या 1 बिलियन हो, लेकिन वो एक कांस्टेंट नंबर है। लेकिन अगर वो इक्वल टू n है तो इन द वर्स्ट केस वो फिर O ऑफ n हो जाएगा। और ये कंस्ट्रेंट से हमें पता चल रहा है। अच्छा, ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना ये काफी कुछ बताते हैं। तो इसको समझने के लिए ना पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो लीड कोड वालों ने ये कंस्ट्रेंट्स दिए क्यों हैं। नहीं देते, वो बोलते भाई ये एग्जांपल्स दे दी, क्वेश्चन दे दिया, और बोलते लिख दो, लॉजिक कोड लिख दो। तो वो वैसे भी हम लिख सकते थे, मतलब कंस्ट्रेंट नहीं भी पढ़ते तो हमारा ये इसमें हमें क्वेश्चन समझने में कोई इशू थोड़ी था। तो इसका वो जो आंसर है ना कि ये इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता चलती है, तो देखें, अब हर जहाँ पे ये ना एक वो है प्री डिफाइंड के, जहाँ पे कोड चलेगा वहां ना कंप्यूट यूज होगा, वहां पे कोई कंप्यूटर चाहिए जो कोड को रन करे। अच्छा, अब MIT वाला जो कॉन्टेस्ट था, ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं वहां पे वो सर उनके जो
ग्रेडर होते हैं वहां पे हम कोड रन करते हैं। यहाँ पे हम लीड, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ना कोड रन करने का, वो है लीड कोड का अपना प्लेटफॉर्म पीछे। अच्छा अब देखें होगा क्या, बिलफर्ज यहाँ मैं कोई ऐसा फॉर लूप लगा दूं जो इनडेफिनेट फॉर लूप लगा दूं, जो इनडेफिनेट टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, कोई के की कोई वैल्यू ही नहीं है, या वो इन्फिनिटी की वैल्यू पे है, वो चल ही जा रहा है। तो पीछे लीड कोड का वो प्लेटफॉर्म जो है वो उस कोड को एग्जीक्यूट थोड़ी करेगा, वो एक टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर दे देगा कि ये टाइम लिमिट एक्सीड हो गया और ये कोड आपका चल के नहीं दे रहा। तो ये प्लेटफॉर्म की ना कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो कोड को कितना एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा, और अब आते हैं कंस्ट्रेंट की पहली लाइन पे कि वो जो n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। तो कंस्ट्रेंट्स जो हमें जो सबसे पहले चीज बताते हैं ना, वो बताते हैं कि इनपुट में जो है ना उसका साइज क्या होगा। एक ये सबसे पहली चीज हमें कंस्ट्रेंट बताते हैं कि इनपुट का साइज क्या होगा। दूसरी ये चीज बताते हैं कि एज केसेस क्या क्या हैं अगर कोई हैं तो। और तीसरी ये चीज बताते हैं, वो बताते नहीं, हमें आइडिया हो जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। अच्छा वो कैसे, वो हमें ऐसे आइडिया होता है कि हमें ये जो लीड कोड की कंप्यूट पावर है ना, ये हमें पता होती है कि ये कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने में। तो ये ऑलमोस्ट एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में ना 1 सेकंड लेता है। अब जब ये 1 सेकंड लेता है ना, तो अब हमें पता लगेगा कि ये 10 रेज टू इन द वर्स्ट केस ये क्या 10 रेज टू द पावर 5 टेस्ट केसेस होंगे इसमें। तो कितने सेकंड लगेंगे इसको 10 रेज टू द पावर 5 टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने में। तो कम से कम इतने सेकंड तो अगर एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में ये 10 रेज टू द पावर 1 सेकंड लेता है, तो 10 रेज टू द पावर 5 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने में ये 10 रेज टू द पावर 5 सेकंड्स लेगा। अब अगर हम अपना कोड ऐसे लिख दें कि जो 2 बार चले, तो वो कितना टोटल टाइम कितना हो जाएगा, वो 10 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा वो। तो इसका मतलब है कि n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी में हमने नहीं जाना। क्यों? अच्छा क्यों क्यों नहीं जाना, वो 10 रेज टू द पावर 10 पे चला दे लीड कोड, क्या मसला है। तो ये हमें पहले से पता है कि लीड कोड की जो अपनी नेट बिल्ट इन जो उसकी कैपेबिलिटी है वो 10 रेज टू द पावर 9 तक की कैपेबिलिटी है, कि वो उस इससे ज्यादा वो जो है वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं यहाँ पे कि ये अगर हमारा n स्क्वायर का एल्गोरिथम हम लगाएं, तो ये n जो है वो 10 रेज टू द पावर n स्क्वायर में जाएगा, तो ये 5 जो हो जाएगा वो पावर बढ़ के 10 हो जाएगी। तो 10 रेज टू द पावर 10 जो है वो वाला कोड जो है लीड कोड पे चलेगा ही नहीं, और उस पर टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आएगा। सिमिलरली अगर 10 रेज टू द पावर 3 की वो हमें कंस्ट्रेंट दी हुई होती, तो हम वही अंदाजा लगा लेते कि हाँ अच्छा चलो 10 रेज टू द पावर 3 को n स्क्वायर में हम लोग चलाएंगे, तो ये बनेगा 10 रेज टू द पावर 6। तो इस ये लीड कोड पे चल जाएगा, क्योंकि लीड कोड की जो अपनी कैपेबिलिटी है वो 10 रेज टू द पावर 9 है। अच्छा ये लीड कोड की कैपेबिलिटी है ना, ये ऑलमोस्ट सेम होती है हर जगह। ये सिर्फ लीड कोड की बात नहीं है, ये आप MIT का ग्रेडर हो, किसी और चीज का वो मतलब जो वो कॉन्टेस्ट ग्रेड कर रहा होता है, किसी और प्लेटफॉर्म पे आप चलाएं, तो ये नॉर्म, और वो ये चीज दिए भी होती है। अब MIT के कॉन्टेस्ट में ना वो आपको बताते हैं कि मेमोरी आपका प्रोग्राम जो है ना वो मेमोरी 256 MB ले, और सेकंड चलने में 1 या 2 सेकंड ले। तो ये इतना ही होता है 1 या 2 सेकंड, और ये चीज ना हर जगह दी हुई होती है। तो उससे हम लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की अपनी नेटिव कैपेबिलिटीज क्या है, और हमारा कोड किस हिसाब से होना चाहिए जो इसकी कैपेबिलिटीज को पूरा करे, और क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स और क्वेश्चंस को भी, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा ये कंस्ट्रेंट्स का, लेकिन ये विद प्रैक्टिस ये काफी आप लोगों को हो जाएगा। सर आपने बड़ी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी है, और यकीन करें मेरे पहले क्वेश्चन था एडवेंट ऑफ कोड के हवाले से, मीन कि जैसे हम लार्ज डाटा हैंडल करते ना, तो वो कंस्ट्रेंट का फिर मुझे क्वेश्चन राइज हुआ था। तो फिर आपने बता दिया, वो MIT का हवाला देकर वो भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर मेरे माइंड में ये आया था शायद ये लीड कोड वाले ना इनफाइनाइट भी दे सकते हैं, जैसे कि इधर लिमिट लगी हुई है 5 की। तो फिर आपने वो नेक्स्ट भी बता दिया कि इसकी वो मेमोरी का इशू होता है। तो थैंक यू सर, आपने बड़ी वेल प्रेजेंटेशन दी है ये 3-4 मिनट में। जी सर, वो असल में ना देखें, आप कोई भी वो खोले ना कॉन्टेस्ट, उसके डॉक्यूमेंट खोलेंगे, क्वेश्चन आएगा, उसके शुरू शुरू में ही लिखा होगा मेमोरी लिमिट 256 MB और टाइम 2 सेकेंड। तो वो उसका जो है ना ग्रेडर का वो जो ग्रेड कर रहा होता है आपका सोल्यूशन, वो कितना कंप्यूट पावर आपको आपके सोल्यूशन को देगा। ये तो नहीं है ना वो सारे अपने सर्वर्स की कंप्यूट पावर वो आपके सोल्यूशन चलाने पे लगा देगा, तो फिर वो यस यस
यस सर, यू आर राइट। तो ऐसा है, इससे फिर हम ये अंदाजा करते हैं कि ये हमारा एल्गोरिथम कितना होना चाहिए, एन स्क्वायर में होगा या एन में होगा या किस तरह होगा। यस सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सर ऐसा ही है। और सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एडवेंट ऑफ कोड में आप लोग को याद होगा कि वहां पर है ना, हम जब कोड को चलाते थे VS कोड पे चलाते थे, तो जब वहां चलाते थे तो हमारा आउटपुट आने में बहुत टाइम लगता था, 2 मिनट 5 मिनट्स लग जाते थे, हमारा एक आंसर आता था, तो बहुत बड़ा सा आंसर होता था। तो वो कंप्यूटेशन पावर ना हमारे हाथ में थी, वो हम जितनी ज्यादा करना चाहे हम कर सकते थे, क्योंकि हमारा वो इन्वायरमेंट है, VS कोड हमारे कंप्यूटर में लोकल सिस्टम में। लेकिन ये जो लीड कोड है, ये गूगल कोलैब है, ये सब क्लाउड पर है, तो मतलब यहाँ पर हमें उनके हिसाब से चलना होता है कि वहां पे वो कितनी इजाजत कंप्यूटेशन पावर की दे रहे हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम लोकल एनवायरनमेंट में करते हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, अगर हम इसको हम लोकल एनवायरनमेंट में चलाएंगे तो ये हमेशा चल जाएगी, O ऑफ n स्क्वायर में भी चलेगी, O की पावर 2 O की पावर n, जो बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी चल जाएगा। लेकिन जो लीड कोड है, ये एनवायरनमेंट जो देते हैं हमें, ये अपनी लिमिट करते हैं ताकि हम ऑप्टिमाइज अप्रोच को यूज करें और अच्छा सा कोड लिखें। यस सर। जी सर, बिल्कुल काफी अच्छा पॉइंट ऐड किया आपने कि इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि बिलफोर्स अगर हमारा n की पावर क्यूब में कोई एल्गोरिथम है, वो आप VS कोड पे चलाएं, वो 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, 1 घंटा चलेगा, उसके बाद दे देगा आंसर, कोई मसला नहीं है उसको। लेकिन वो चीज क्लाउड पे नहीं चलेगी। और क्योंकि क्लाउड में जो है, वो सॉफ्टवेयर है, लीड कोड हो, चाहे वो MIT का ग्रेडर हो, चाहे कुछ और हो, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं चल सकता। मेरे पास जो PC है वो तो मैं चला के रख दूं, वो तो 2 घंटे भी चलता रहे, उसके बाद वो आंसर कंप्यूट करके दे दे। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। तो मैम अगर आप इसको पाइथन ट्यूटर पे रन करना चाह रही हैं तो कर लें। जी सर, शहबाज आप क्वेश्चन कर लें। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट में मेंशन है कि के की लेंथ जो है ना वो एन के इक्वल या लेसन हो सकती है, तो उस केस में जब हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो पहले बना रहे हैं, तो अगर लूप चलता जाएगा और अगर उसकी लेंथ, वो जो मैक्सिमम लेंथ दी हुई है उतनी हो जाती है, तो फिर ये तो स्लाइडिंग विंडो क्रिएट होने में ही लूप रन होता रहेगा। अच्छा सर, ऐसा है कि स्लाइडिंग विंडो ना, जो कॉन्सेप्ट है वो है तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। वो ऐसा नहीं है कि हम ओरिजिनली विंडो बना रहे हैं। ओरिजिनली में तो हम ना 2 पॉइंटर बना रहे हैं बस। एक पॉइंटर हमारा आई है जो फॉर के लूप में लगा हुआ है, और एक वो है। तो उन 2 पॉइंटर के दरमियान जितनी भी वैल्यूज है ना, उनको हम कह रहे हैं कि ये एक विंडो की है। असल में कोई विंडो नहीं बन रही वो। असल में तो 2 पॉइंटर इनिशियलाइज हो रहे हैं कि ये 2 पॉइंटर है, एक जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है और एक के पे जाके रुक रहा है। और फिर दूसरा जो पॉइंट, और पहला पॉइंटर फिर के वाले उससे आगे है। तो सर वो असल में, सॉरी जी आपको जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, असल में मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि ये सेम क्वेश्चन ना हमने एक और क्लास में किया हुआ है जहाँ पे सर उमर मजीद ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ पे ये जो फर्स्ट, जहाँ पे आपने 4 आयन रेंज करके हमने पहले के 4 एलिमेंट को सम किया ना, तो उन्होंने इसको लिस्ट में स्लाइसिंग करके सम कर लिया था स्टार्ट में। उसको पहले, क्योंकि हमें नम्स की लिस्ट पहले ही पता है और उसमें हमें के एलिमेंट्स भी पता है, तो वो स्टार्ट से के तक उन्होंने स्लाइड करके पहले ही स्लाइस करके पहले ही उसको विंडो बना ली, तो उसमें हमें फॉर लूप इस्तेमाल करना नहीं पड़ा। सही। तो सर वो दूसरी अप्रोच हो सकती है, स्लाइसिंग से बिल्कुल होता है, वो स्पेस थोड़ी ज्यादा ले लेती है, लेकिन वो एक पॉसिबल अप्रोच है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वरना जो ओवरऑल जो, जी सर मैम स्लाइसिंग में यही मैम मतलब कि स्लाइसिंग में हम अगर बनाएंगे तो वो स्पेस ज्यादा लेगा, क्योंकि वो अलग से एरे मैम आप बनाएगा, हम इसकी स्लाइस सेकंड लाइन को करते हैं। डिलीट ना करें, जो आपने ना सेकंड लाइन कोड डिलीट की ना वो ना करें। ये जो फंक्शन है डेफ फाइंड मैक्स एवरेज, इसे भी कॉपी करें। ओके। सर फैजान आप कुछ कह रहे थे? यस सर, मैं यही कह रहा था कि ना वो स्लाइसिंग है ना, वो एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है ना, हम करते हैं तो इसलिए वो ज्यादा फिजिबल नहीं है। स्लाइडिंग विंडो इसलिए यूज करते हैं कि स्पेस कांस्टेंट लेता है, अलग से कोई स्पेस नहीं ले रहा। स्लाइसिंग में अलग से एरे बनती है ना, उस पार्ट की अलग से एरे बन जाती है, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस हो जाती है। Yes. आप मैम इसमें से अब सेल्फ भी डिलीट कर दें, ठीक है। और ये नम्स के आगे जो लिस्ट इंटर लिखा हुआ है इसे भी डिलीट कर दें। ये जो के आगे इंटर लिखा हुआ है इसे भी डिलीट कर दें, और ये जो आगे फ्लोर लिखा हुआ है इसे भी डिलीट कर दें।
अब ये जो फाइंड मैक्स एवरेज है इससे सिर्फ कॉपी करेंगे, सिंपल फाइंड मैक्स एवरेज। यस मैम, अब इसे एंड पे ले जाएं रिटर्न के नीचे। कॉल करना है हमें इसको। इसे नीचे जी मैम कॉल जी करना। मैम, फंक्शन कॉल करके इसमें वो एक वैल्यू दे दें जो टेस्ट केस से ही कॉपी कर लें। ठीक है जी अब इसमें ना वो एग्जांपल कॉपी कर दें सिंपल। फर्स्ट वाले एग्जांपल ही कर लेते हैं, राइट? यस मैम, ये नम्स मैम वो सारी कर दें, वो भी चल जाएगा। मैम ऐसा सही है, एरे नाम से एक्सेप्ट कर, लेकर हाँ स्क्वायर कॉल ब्रैकेट कर में जो वैल्यू है वही कर दें तो भी तो हो जाएगा। अगर जैसे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली कर लेंगे तो भी आई थिंक चल जाएगा, यस राइट? यस यस। जी मैम, ये हाँ भी चल जाएगा, करने कोई मसला नहीं है। वो मैम से स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज पूरा कर लें। ओके, और अब मैम ये के के की भी ले जाएं वैल्यू 4, कॉमा डाल के के की कॉमा वैल्यू डाल के कोई भी, लिखें मैम। यस कॉमा 4। जी के अब इसे रन करें मैम। लिखने की जरूरत है? नहीं नो मैम, मैम, के सिर्फ लिखने 4 की लिख जरूरत दें। नहीं। जस्ट और लिख 4 दें। हाँ ओके चलिए अब हम ओके, अब इसको इसे रन करें। ओके। सो ये हमारा आ गया जी फर्स्ट में फंक्शन, 2 पैरामीटर्स और इसने नाम की एरे ले ली है, कंप्लीट। ओके, लेंथ ऑफ नम्स जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है n, और की हमारे पास आ गया है 4। और नेक्स्ट पे जब ये फॉर लूप चला है